तो शुरू करते हैं आज की कहानी है। घटना पिछले साल की है। उस समय मेरी उम्र 22 साल थी और मैं काम से इतना बुरी तरह थक चुका था कि मेरा शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। मैं जीवन के ऐसे अंधेरे दौर से गुजर रहा था जब डिसोसिएशन की वजह से ऐसा लगता था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी और के साथ हो रहा हो। मैं अपने अतीत के उस काले सच में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मेरा पिछला कुछ सालों का सफर बहुत रंगीन, कानूनी और गैर कानूनी गड़बड़ियों से भरा रहा था। और उस वक्त मैं अपनी जिंदगी के उन पुराने खतरनाक अध्यायों से हमेशा के लिए दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह थी शोर शराबे से दूर, कुछ दिनों के लिए पूरी तरह गायब हो जाना। हम सब कभी ना कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं जब दुनिया से छिप जाना ही एकमात्र रास्ता लगता है। शायद मैं ऑफिस में मन ही मन यह सब बड़बड़ा रहा था, या मेरे चेहरे पर मेरी बेचैनी साफ दिख रही थी, क्योंकि एक दिन मेरे एक सहकर्मी के साथ उस छोटे से द्वीप के बारे में बातचीत हो गई जो मेन मेन के बर्फीले और वीरान तट पर स्थित था। उसने जिस तरह से उस जगह का वर्णन किया, वह जगह हद से ज्यादा नीरस और सुनसान लग रही थी। वहां कोई नाइट लाइफ नहीं थी। सूर्यास्त के बाद शायद ही कोई पर्यटक रुकता था और ज्यादातर लोग दिन में फेरी से जाकर शाम से पहले ही वापस आ जाते थे। उसने हंसते हुए कहा, भाई, अगर तुम वहां रात भर रुकते हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो और पूरा द्वीप सिर्फ तुम्हारा हो। और यही एग्जैक्टली वह चीज थी जो मैं चाहता था। बिल्कुल सन्नाटा। मैंने समुद्र तट के बिल्कुल पास बने एक स्टैंड अलोन कॉटेज की छुट्टियों वाली लिस्टिंग खोजी। कीमत संदिग्ध रूप से सस्ती थी और यह बहुत कम नोटिस पर उपलब्ध था। आज जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो यह मेरे लिए एक बड़े खतरे की घंटी, रेड फ्लैग होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उस वक्त कोई सावधानी वाली मानसिक स्थिति में नहीं था। मैंने बिना दो बार सोचे उसे बुक कर लिया। कॉटेज बहुत छोटा और घुटन भरा था। बस एक कमरे में एक पुराना बिस्तर, एक इस्तेमाल न किया गया किचनेट जिसमें जंग लगे सिंक थे, और एक अलमारी के आकार का बाथरूम था। यह पानी से थोड़ा पीछे हटकर बना था और तीन तरफ से इतनी घनी और काली झाड़ियों से घिरा था कि वे दीवारों से सटी हुई लगती थी, मानो कोई उसे निगलने के लिए इंतजार कर रही हो। सामने की तरफ समुद्र था और एक खिड़की थी जिस पर एक पतला अर्ध पारदर्शी पर्दा लगा था जो न तो अंदर का नजरिया रोकता था और न ही बाहर का। दीवारें कागज की तरह पतली थी। मैं हवा को झाड़ियों के बीच से ऐसे गुजरते सुन सकता था जैसे वह मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात दरवाजे पर थी। वहां एक भारी भरकम डेडबोल्ट और एक मोटी स्टील की चेन लॉक थी। ये दोनों एकदम नए चमक रहे थे, मानो कल ही लगाए गए हों। इतनी सुनसान और बेकार जगह पर इतने मजबूत लॉक, ये थोड़ा अजीब था। लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दोपहर की बाद वाली फेरी ली। जैसे जैसे हम मुख्य भूमि से दूर हो रहे थे, मेरे अंदर का तनाव कम हो रहा था। शाम के शुरुआती हिस्से में मैंने बस द्वीप पर घूमकर बिताया। दिन भर आने वाले पर्यटकों को वापस जाते देखना थोड़ा अजीब था। सूरज ढलते ही वहां लगभग कोई नहीं बचा था। न स्ट्रीट लाइटें, न कोई शोर शराबा, बस समुद्र की लहरों का शोर और सन्नाटा। मैंने फेरी लैंडिंग के पास एक छोटे से पब में रात का खाना खाया। बार टेंडर काफी मिलनसार थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं उस पुराने कॉटेज में ठहरा हूं तो उसके हाथ रुक गए। उसने मुझे एक अजीब सी गहरी नजर से देखा और धीमी आवाज में बोली, वहां रात को हवा बहुत तेज चलती है और वहां आसपास कोई नहीं होता। सुनिश्चित करें कि दरवाजे अच्छे से लॉक हों। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। वापस लौटते समय मैंने कॉटेज से करीब 100 गज दूर एक छोटी सी गुफानुमा खाड़ी में बने डॉक पर एक नीली मोटरबोट बंधी हुई देखी। ये इसलिए भी अलग और संदिग्ध लग रही थी क्योंकि द्वीप पर मैंने जितनी भी नावें देखी थीं, वे मछुआरों की पुरानी और जंग लगी लॉबस्टर वैसेल्स थीं, जबकि यह नीली बोट बिल्कुल नई, तेज रफ्तार और महंगी लग रही थी, जैसे कोई बहुत जल्दी आने और भागने के लिए इसे इस्तेमाल करता हो। मैंने इसे दिमाग में नोट किया।
लेकिन थकान की वजह से ज्यादा कुछ नहीं सोचा। मैं रात करीब 10:30 बजे कॉटेज पहुंचा। मैंने दरवाजा बंद किया, डेडबोल्ट अंदर किया और चेन लगाई। लॉक की क्लिक की आवाज से मुझे थोड़ी राहत मिली। उस बिंदु तक मैं इस यात्रा का सच में आनंद ले रहा था, लेकिन मेरा सुकून ज्यादा नहीं चला। मुझे एहसास हुआ कि मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने कॉटेज के हर एक सॉकेट को ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मेरे फोन की बैटरी 12% थी और मुझे 100% यकीन था कि वह 1 घंटे के अंदर पूरी तरह डेड हो जाएगा। सौभाग्य से मुझे फेरी तक वापस जाने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास एक फिजिकल टिकट था। लेकिन उस सुनसान जगह पर फोन का डेड होना मतलब था कि मेरा दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं किसी को कॉल नहीं कर सकता था। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला किया कि बस अब रात हो गई है, सो जाता हूं। वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था और सिर तकिए पर रखते ही कुछ ही मिनटों में मैं गहरी नींद में सो गया। मैं रात के बीच में अचानक जाग गया। मुझे ठीक से नहीं पता कि नींद क्या खुली, कोई बुरा सपना था या मेरे अवचेतन मन ने कोई खतरा भांप लिया था। लेकिन जागते ही मैंने उसे सुना। क्रंच, क्रंच, क्रंच। कॉटेज के बाहर बजरी पर कदमों की आवाज। वे बहुत करीब थे, बिल्कुल मेरे बिस्तर के ठीक बाहर, दरवाजे के सामने। और बाहर जो भी था वह आराम से, बहुत ही इत्मीनान से चल रहा था, क्योंकि हर कदम के बीच एक लंबा जानबूझकर किया गया विराम था। यह बिल्कुल भी किसी जानवर के इधर उधर भागने जैसी आवाज नहीं थी। यह एक इंसान के भारी जूतों की आवाज थी। मैंने बिस्तर पर थोड़ी सी करवट बदली और पलक झपकते ही कदमों की आवाज तुरंत रुक गई। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह किसी अनकहे खौफ से भरा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर वाला उसे सुन लेगा। यह सन्नाटा इतनी देर तक रहा कि मैं खुद को यह यकीन दिलाने लगा कि शायद मैंने वह सब वहम में सुना था। मैं हिलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बस उसी पोजीशन में आंखें फाड़े छत को घूरता रहा। मेरा पूरा शरीर तन गया था और कुछ मिनटों बाद कदमों की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार दिशा के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे बस गुजर नहीं रहे थे, वे करीब आ रहे थे। मैंने उन्हें बिल्कुल कॉटेज के प्रवेश द्वार तक आते और सीधे दरवाजे के सामने रुकते सुना। जैसे स्थिति पहले से ही खराब नहीं थी। बाहर खड़े शख्स ने एक टॉर्च जलाई। उसकी तेज सफेद रोशनी उस पतले पर्दे को चीरते हुए अंदर आई और कमरे पर पड़ी। मैं खौफ से जम गया था, सांस रोककर हिल नहीं सकता था। उस शख्स ने लाइट बंद की और दरवाजे का हैंडल घुमाया। क्लैक क्लैक। हैंडल अंदर नहीं गया, क्योंकि डेडबोल्ट लगा था। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की कि लॉक टिक जाए। मुझे लगा कि बस इतना ही काफी होगा, वह चला जाएगा, लेकिन मैं गलत था। कुछ सेकंड बीते और फिर उसने दोबारा कोशिश की, इस बार ज्यादा जोर लगाकर। फिर कई जोरदार धमाके हुए, एक के बाद एक। धड़ाम, धड़ाम। उस छोटे से कॉटेज में आवाज इतनी तेज थी कि मैं हर धमाके से सिहर उठा। दरवाजा अपनी जगह से हिल रहा था। उन धमाकों ने मेरे दिमाग को झकझोर दिया। खतरा अब असली था। मेरे अंदर का डर अचानक एड्रेनालाइन में बदल गया। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। तो बिना कुछ सोचे मैं उसी वक्त बिस्तर से कूदा और चुपचाप दरवाजे के ठीक पीछे अंधेरे में जाकर झुक गया। अगर वह दरवाजा तोड़ देता तो मैं उसके पीछे से उस पर हमला करने या बगल से भागने के लिए तैयार था। लेकिन उस शख्स के दरवाजा तोड़ने के बजाय अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं कुछ सेकंड तक झुका रहा, अपनी सांसें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। और फिर जो बात मैं आज भी स्पष्ट रूप से याद करता हूं, जिसने मेरी रूह को कंपा दिया। दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े शख्स ने बात की। मुझे पता है तुम अंदर हो, लियो। मैं झटके से चीखने ही वाला था, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। ये एक आदमी की आवाज थी, भारी, ठंडी और बिल्कुल शांत, जिसे मैं पहचानता नहीं था। लेकिन वह किसी तरह मेरा नाम जानता था। उसे पता था कि मैं वहां हूं। वह यह भी जानता था कि मैं दरवाजे के पीछे छिपा हूं। कदमों की आवाज
दरवाजे से हटकर कॉटेज की साइड की तरफ बढ़ गई। मैंने आवाज को ट्रैक किया, जैसे वह बाथरूम की पतली दीवार के पास से गुजरी और आगे बढ़ती गई। वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। वह जानबूझकर घर के छक्कर काट रहा था ताकि मुझे पता चले कि वह कितने करीब है। तो मेरा सारा आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। अपना नाम उस अजनबी की जुबान पर सुनते ही मेरे होश उड़ गए थे। यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अगले कुछ समय तक मुझे नहीं पता कितनी देर, शायद 20 मिनट, शायद 1 घंटा बाहर खड़ा शख्स कॉटेज के चक्कर काटता रहा। कभी वह खिड़की के पास रुकता, कभी पीछे की दीवार पर हाथ फेरता। मेरे अंदर का एक हिस्सा चिल्ला रहा था कि काश वह दरवाजा तोड़ दे और इस मानसिक यातना का अंत कर दे। आखिरकार कदमों की आवाज कॉटेज से दूर होती गई। फिर उस नीली बोट वाले डॉग की दिशा से मुझे एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। व्रूम व्रूम। वो एक छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली आउटबोर्ड मोटर की आवाज थी। मैंने सुना कि वह किनारे से हटी और तेजी से खुले पानी में दूर जाती रही, जब तक कि उसकी आवाज पूरी तरह हवा में घुल नहीं गई। उस रात के बाद मैं नहीं सोया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं पूरी रात दरवाजे के पास बैठा रहा। जैसे ही सुबह की पीली रोशनी हुई, मैं दरवाजे से बाहर निकला। कॉटेज के आसपास की गीली बजरी ने पूरी कहानी बता दी थी। वहां भारी गहरे बूटों के निशान थे जो कॉटेज के चारों ओर कई बार घूमे थे। वे निशान सीधे कॉटेज से डॉक की तरफ जा रहे थे और बिल्कुल पानी की लाइन पर जाकर खत्म हो रहे थे। वो पैदल नहीं आया था, वह सीधा पानी के रास्ते मेरे दरवाजे तक आया था। अगला दिन सच में एक धुंधली याद है। मैंने कांपते हाथों से प्रॉपर्टी के मालिक को चाबी लौटाई, फेरी पकड़ी और घर वापस आ गया। यहां जो बात मुझे आज भी रात को सोने नहीं देती, वह यह है कि कॉटेज के बाहर खड़ा शख्स द्वीप का कोई स्थानीय नहीं था। वह नाव से आया था, विशेष रूप से उसी कॉटेज तक। और उस विशेष रात को वह मेरा नाम जानता था और जानता था कि मैं ठीक कहां रहूंगा। मैंने कुछ दिन बाद अपने उस सहकर्मी से इस बारे में बात की, जिसने मुझे सबसे पहले उस द्वीप के बारे में बताया था। उसने कसम खाकर कहा कि उसने मेरी यात्रा के बारे में किसी को नहीं बताया था। और सच कहूं तो उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैंने उस पर यकीन किया। जब मैंने उसे बताया कि क्या हुआ, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह सच में डरा हुआ लग रहा था। मैंने पहले उल्लेख किया था कि मेरा अतीत थोड़ा रंगीन रहा है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस इतना कहूंगा कि मुझे इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं है कि बाहर कोई ऐसा हो सकता है जो मुझे ढूंढना चाहता हो। मेरे अतीत के कुछ लोग ऐसे हैं जो खत्म करने में विश्वास रखते हैं, माफ करने में नहीं। जिस बात को मैं आज भी समझ नहीं पा रहा हूं, वह यह है कि मेन के तट पर किसी रैंडम वीरान द्वीप तक किसी ने मुझे कैसे ट्रैक किया। उन्हें कैसे पता चला कि मैंने कौन सा रेंटल बुक किया है और किस रात। क्या वह शख्स उस पब में था? क्या वह उस नीली बोट में मेरा इंतजार कर रहा था? उनमें से कोई इससे पहले मुझे कब से देख रहा था? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। और सबसे बुरी बात यह है कि मैं अभी भी वही नौकरी करता हूं और उसी शहर में रहता हूं। तब से कुछ नहीं बदला है। लेकिन अब मैं रात को सोने से पहले दरवाजे के तीनों लॉक चेक करता हूं, खिड़कियों के पर्दे गिराकर सोता हूं, और जब भी सड़क पर कोई कदमों की आवाज आती है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। मेरे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि मुझे पता है वह अभी भी कहीं बाहर है और वह बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।